संदेश झूठ से हटके। ये ट्रंप और नेतन्याहू क्या मामला है, ये आप क्या चाहते हैं? जी, मैं आपका सवाल जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो रिश्ता बता रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्या प्रेशर है उनका बोल के। देखिए ये सवाल काफी कठिन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शन के दौरान उनका कैंपेनिंग में खुलेआम लोगों से कहते थे कि हम अगर आप हमें चुनेंगे तो हम कोई जंग में ये अमेरिका को इसमें शामिल नहीं करेंगे। और उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन जो है हजारों के लोगों का सपोर्ट में जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। और उनका रिलेटेड एजेंडा था टैरिफ डाल के जो उनके हिसाब से जो नाइंसाफी होती थी अमेरिका को कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और उनका खर्च जो बढ़ रहा था उसको ठीक करके अमेरिकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं मिडिल क्लास पर्टिकुलरली उनको राहत देंगे और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्टैग्नेंट सैलरी और दूसरे चीजें उनमें मदद करेंगे। हमें ध्यान में ये भी रखना होगा कि उनकी इलेक्शन में कौन कौन से लोग उनको फाइनेंशियल हेल्प दिए। खुलेआम इलॉन मस्क ने तकरीबन $300 मिलियन उनको मुहैया करा इलेक्शन कैंपेन में। उसके बाद से जो अमेरिकन इजरायली आईपेक जो बोले जाता है उन्होंने $100 मिलियन से ज्यादा दिए। और कई अरबपति जो यहूदी हैं उन्होंने भी काफी पैसा डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में लगाया। तो अब ये मामला ये हो गया कि वो जीत गए प्रॉमिस करके कि हम बैरूनी जंग में शामिल नहीं करेंगे जिसमें अमेरिका का नुकसान हुआ है, अफगानिस्तान से लेके ईरान, सीरिया, लीबिया, यमन, यूक्रेन वगैरह सब, क्योंकि लोग तंग आ गए हैं वहां फौज भेजने के बारे में और इतना नुकसान हुआ है और वो टैक्स पेयर्स के पैसे से ये सब कर रहे हैं, उससे खर्च बढ़ रहा है। तो अब जो यहूदी लोग और दूसरे उनके फंड कंट्रीब्यूटर्स थे अब उनके पीछे पड़ गए हैं। सिर्फ ये लोग ही नहीं बल्कि जो डीप स्टेट कहला जाता है जिसमें नियोकॉन्स हैं जो बिलीव करते हैं कि अमेरिका को परमानेंट जो है सुपर पावर बना के रखना है, परमानेंट हेजेमनी उसकी दुनिया भर में चलनी चाहिए, दादागिरी, और जो चाहे अमेरिका कर सकता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का उल्लंघन हो या आईसीसी को डराना धमकाना हो या सैंक्शंस हो या धमकी दे के ग्रीनलैंड कब्जा करना या पनामा कैनाल कब्जा करना वगैरह वगैरह। तो ये डीप स्टेट में नियोकॉन्स के अलावा ये क्या बोलते हैं, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जहां भी चाहे मौका मिला तो जंग करवाना। उसके बाद वॉल स्ट्रीट है जो इन्वेस्टर्स हैं उथल पथल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं शेयर बाजार में। उसके बाद CIA है। ये सब ये परेशान है इसलिए कि उनका एजेंडा जो है रूस के खिलाफ कामयाब नहीं हुआ यूक्रेन के जरिए, और वो मान के चल रहे थे कि यूक्रेन जीतेगा और रशिया हारेगा और रशिया कमजोर हो जाएगा सैंक्शंस डालने के बाद और उनका फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड सीज करने के बाद। तो वो बात नहीं हुई, बल्कि रशिया मिलिट्री फ्रंट पे जीत रहा है और अपना तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज लगातार आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि गोला बारूद वो इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगले 15 साल के लिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि 10-15 साल तक उन्होंने इतने टैंक्स और अम्युनिशन बना लिया। तो इतना बड़ा जखीरा हो गया है, वार टाइम प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे जो है यूक्रेन में ये डीप स्टेट की और अमेरिका की दाल नहीं गली है
और दूसरा तरीका उन्होंने ढूंढा है इजराइल को इस्तेमाल करके ईरान पे हमला करना। और नेतन्याहू को जो उन्होंने मदद की गाजा में, लेबनान में हूतियों के खिलाफ, और उसी डेथ ऑन डिस्ट्रक्शन पॉलिसी से ईरान को भी न्यूक्लियर इशू लेके दोहराना चाहते हैं। और जो सीरिया में उन्होंने कब्जा किया बशर अल असद को तख्ता पलट के, उसी तरह का एजेंडा यहाँ भी करना चाहते हैं। वो कोशिश करे 6 दिन से इजराइल को सपोर्ट करके, लेकिन वो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने ये मान के चल रहे थे कि इजराइल सबसे ताकतवर देश है, उनके पास ताकतवर एयरफोर्स है, इंटेलिजेंस है, मोसाद है और हर किस्म का इंफॉर्मेशन है, सैटेलाइट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। और वो ये चल के मानते थे कि ईरान कमजोर हो गया है इन सब हालत से, लेबनान में और हमास में और हूतियों को और बशर अल असद हटाने के बाद वगैरह वगैरह, और सैंक्शंस के वजह से। तो और वो ये भी मान के चल रहे थे कि अगर हम हमला करते हैं ईरान पे तो लोग वहां बगावत करके जो ऑलरेडी परेशान हैं बहुत सारे विषयों से, वो रेजिम के आयतुल्ला एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के खिलाफ उड़ खड़े होंगे, सड़कों पे आएंगे और तख्ता पलटने की वो खुद कोशिश करेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा रेजिम चेंज में। लेकिन ये मिसकैलकुलेशन जिन्होंने यूक्रेन में किया, ये यहाँ पे भी वही हो रहा है। वो मान के चल रहे थे कि ईरानी सड़क पे आएंगे, वो नहीं हुआ। वो मान के चल रहे थे कि इजराइल पावरफुल है, इनविंसिबल है, कोई हरा नहीं सकता, और कोई उनके 5 लेयर जो हैं अमेरिका के थर्ड सिस्टम, जॉर्डन में जो दिया है एंटी मिसाइल सिस्टम, और आयरन डोम, डेविड स्लिंग और पैट्रियट मिसाइल्स, ये सब नाकाम रहे हैं ईरान के मिसाइल बाराज में जो बारिश हो रही है ईरान के मिसाइल। मैं मानता हूं कि ये 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम 200 में से 80 मिसाइल मार गिराने में कामयाब हैं ये सब एंटी डिफेंस, बट 20 मिसाइल जो जाके गिर रहे हैं इजराइल में, वो इतनी तबाही मचाए हैं कि इजरायली, यहूदी और अमेरिका उम्मीद भी नहीं कर सकते थे उनके ख्वाब में कि ईरान के पास इतने ताकतवर मिसाइल हैं और इतनी एक्यूरेसी से जो है मोसाद का हेडक्वार्टर और उनके डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के पास बीरशेबा में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह 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 बहुत अहम ठिकानों को उन्होंने नष्ट कर दिया, और गैस प्लेटफॉर्म को भी। तो ये लगातार जो है उनके ठिकाने, मिलिट्री ठिकाने, मैं यहाँ एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि इजराइल जो है सिविलियन ठिकानों पर भी मार रहा है, तेहरान में और दूसरे शहरों में, लेकिन ईरान जो है बहुत केयरफुल है और वो मिलिट्री ठिकानों को खास तौर पे वो निशाना बना रहा है। ये फर्क है दोनों में। और मिलिट्री सेंसरशिप लगी हुई है इजराइल में कि वहां के डायरेक्टर जनरल सेंसरशिप के वो बता रहे थे कि नेतन्याहू की तरफ से इतना प्रेशर है कि मैं तंग आ गया हूं। उनके हर घंटे में एक फोन आता है कि आप तस्वीरें जो इजरायली मिसाइल के हमले से उभर रहे हैं, आप प्लीज उसको मत बताइए, हमारे लोगों का और फौज का मनोबल टूट जाएगा और हम कहीं का नहीं रहेंगे, बोल के बार बार उनको प्रेशर पर ला रहे हैं। और दूसरों के देशों के न्यूज़पेपर को भी उन्होंने कम से कम रखा है और नए लाइसेंसेस आने या वीजा नहीं दे रहे हैं। तो ये हाल है अमेरिका की दोस्त का लिबरल डेमोक्रेसी का। तो दूसरी तरफ जो है ईरान पे भी हमला काफी हुए हैं, मेरे ख्याल से 40 या 45 अड्डों पे निशाने बनाए हैं। आज सुबह जो है नतान्स का जो है कंप्लीट जो एनरिचमेंट प्लांट था IAEA के मुताबिक, वो भी नष्ट कर दिया गया है। और आरक प्लांट जो हेवी वाटर का प्लांट था जो रूस के मदद से बनाए थे, उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया। वहां 2 प्लांट से मैं गया हूँ आरक प्लांट में, एक पुराना है और एक नया है। मेरे ख्याल से जो पुराना था उसको ज्यादा क्षति पहुंची है, नया में पार्शली डैमेज हुआ। जी, लेकिन ये कहा जा रहा है सर, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो निष्क्रिय था जो हैवी वाटर प्लांट था। हाँ, एक जो पुराने प्लांट की मैं जो जिक्र कर रहा हूँ वो कुछ
उस अरसे से कुछ समय से वो फुल्ली फंक्शनल नहीं था, क्योंकि जो भी हेवी वाटर ट्रीटमेंट था वो नए प्लांट से वो कर रहे थे, प्लूटोनियम जिसका वो अनदर मेथड है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का। तो जो नतांस में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट था बेसमेंट में, उसको तहस नहस कर दिया इजराइल ने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमले हुए हैं आज रात को जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हैं, और दूसरे दिनों में उन्होंने तेहरान में जो न्यूक्लियर सेंटर्स थे उसको, और इस्फहान में जो उनके न्यूक्लियर सेंटर्स थे वहां उन्होंने बमबारी की है। तो और उसके अलावा मिलिट्री प्रोडक्शन में भी कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान के पास इतने सारे मिलिट्री प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। कम से कम मेरे आंकड़े जो है कहते हैं कि 212 हैं, तबरीज से लेके बलूचिस्तान तक, और अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर से लेके शिराज बंदर अब्बास तक जो है काफी लंबे चौड़े इलाके में फैले हुए हैं, और उसमें से कई जो है डेकॉय हैं, वो फेक हैं कि बमबारी करे तो उसमें खास नुकसान नहीं हुआ। तो लेकिन बहरहाल ईरान को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कॉन्फिडेंस से ईरान जवाब दे रहा है वो लाजवाब है। कोई एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि इतना तेजी से इनके मिसाइल पहुंचेंगे और इतने डिस्ट्रक्टिव होंगे, और सभी डिफेंस को बाईपास करते हुए एक्यूरेसी और पिन पॉइंटेड अटैक होंगे। तो इसकी वजह से जो है इजराइल घबरा गया है और नेतन्याहू परेशान है। वो अमेरिका के जूइश लॉबी और खुद प्लीड कर रहे हैं कि किसी भी तरह आप हमें बचा लीजिए, हमारे बस की बात नहीं है, हम ईरान को रोक नहीं सकते, हमारे हवाई जहाज मार गिरा रहे हैं, और हमारे लोगों को जो है पकड़ पकड़ के जो है जो स्पाइस थे उनके, जो ईरानी उनके साथ मिले हुए थे, हजारों की तादाद में गिरफ्तार हुए हैं, और उनको जो कार्रवाई वो करना है वो कर रहे हैं। और उनका जो स्पाइस सिस्टम था वो ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो गया है। अब जो खुफिया इंफॉर्मेशन उनको मिलती थी बहुत कम मिल रही है, इसलिए वो अंधाधुन बमबारी कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि आप तेहरान खाली करके छोड़ दीजिए, और वगैरह वगैरह बोल के, जो कि एम्प्टी थ्रेट्स हैं। तो मेरा मानना यह है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप निर्णय नहीं लिए हैं अमेरिका को इसमें शामिल करना है या ना, क्योंकि उनका बेस जो है मेगा, वो काफी नाराज है, और उनके सोशल मीडिया पोस्ट अगर देखें तो रोड पे या सड़कों पे आने का और बगावत करने का बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे बोल के खुले आम पूरे शहरों में जो है वो आके ये करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हुकूमत के खिलाफ बोल के। तो वहाँ ऑलमोस्ट सिविल वॉर की तरह माहौल बन गया है अमेरिका में, ये ईरान को मसले को लेके। पहले ही वो गाजा को लेके और दूसरे मामलों को लेके जो है लोग परेशान थे, यूनिवर्सिटीज बंद करना और रिस्ट्रिक्शंस डालना वगैरह वगैरह करके। लेकिन अब जो है उनको पता चल रहा है कि ये बमबारी से ईरान हिलेगा नहीं, आत्मसमर्पण जो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं बोल रहे हैं वो नहीं करेगा, और न्यूक्लियर प्रोग्राम को बातचीत के जरिए ही सुलझा सकते हैं बोल के। लेकिन इजराइल जो इस बातचीत के लिए रुकावट में खड़ा कर रहा है, वो इसमें कोई रुचि नहीं रखता। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है कशमकश में है कि करे तो क्या करे। जूइश लॉबी को ऑब्लाइज हैं, वो नेतन्याहू को ऑब्लाइज हैं, और दूसरी तरफ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बगावत करने पे तुली हुई है सड़कों पे, और वो परेशान है कि ये पॉज जो ट्रेड वार का टैरिफ का था, अगर वो खत्म हो जाता है तो वो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, रिसेशन के तरफ चले जाएंगे, और जो भी सस्ता माल आता था चीन से वो बंद हो जाएगा, बल्कि वो अलग परेशानी है। और ये जंग के बाद इतने हजारों के लोग ग्राउंड ऑपरेशन अगर होता है तो वहां जाके इराक में जैसा फंस गए, अफगानिस्तान में जैसा फंस गए, ये नेतन्याहू के करने से जो कि उसकी साजिश है पिछले 25 सालों की अमेरिका को इम्लॉन्ट करने में, वो सक्सेस हो गया, जो कि अमेरिकी लोग नहीं चाहते किसी भी हालत में कि अमेरिका के
लोग वहां जाके मारे जाएं, और उनको पता है कि ईरान कितना ताकतवर है, और अगर अमेरिका की फौज जाती है तो रूस और चीन और दूसरे देश क्या कर सकते हैं, और कितना भारी रकम अमेरिकी को अदा करना होगा, क्योंकि वो इराक या सीरिया या लीबिया की तरह कमजोर नहीं है। ईरानियन जो है, जो सड़क पे आने वाले की उम्मीद थी, वो जो है गवर्नमेंट के हक में बात कर रहे हैं और मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। जी जी सर, एक चीज और, आ, अभी तक ये कहा जा रहा था कि ईरान जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाएगा, इजराइल बहुत वो है, लेकिन आज इजराइल एक बात कह रहा है। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने गुरुवार को हमले में कई वॉरहेड वाली, यानी मल्टी वॉरहेड वाली मिसाइलें छोड़ी, उनका इस्तेमाल किया, और इसको ट्रैक करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ये ट्रैक नहीं होती हैं। ये मल्टी वॉरहेड वाली टेक्नोलॉजी को कुछ जानते हैं ये? और एक चीज और कि ये जो उसने आज मल्टी वॉरहेड वाली या जो मिसाइल्स की बात इजराइल ने आज कबूल की है और कहा है कि खतरनाक है, माना है उसने, यानी कि वो खतरा देख रहा है। तो ईरान के खजाने में आप कह रहे थे पिछले दिनों कि ये तो अभी बहुत थोड़ा बहुत कुछ निकला है, अभी तो बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी है। तो ये पहले मल्टी फोरेड वाली क्या मिसाइल है? जी देखिए, जैसा कि मैं पहले बताया था, ईरान के पास उनके जखीरे में जहां तक मुझे पता है काफी एडवांस्ड मिसाइल्स हैं। ये मल्टी प्रोंग जो है, एक मिसाइल निकलता है सिलों में से, चाहे वो लैंड बेस्ड हो या सबमरीन बेस्ड हो, और आकाश में जाके सुपरसोनिक स्पीड में, हाइपरसोनिक स्पीड में जाके इजराइल के एयर स्पेस में उतरता है, जहां वो इसका मुकाबला करता है, ये आयरन डोम का वगैरह सब। लेकिन इजराइल के एयर स्पेस में जाने से कुछ किलोमीटर पहले वो एक की बजाय कई मिसाइल नजर आते हैं, और ये आयरन डोम जो है कंफ्यूज हो जाता है कि किसको मार गिराना बोलते, या पैट्रियट मिसाइल को या डेविड स्लिंग को। अमेरिका के और उर्दून के एयर डिफेंस सिस्टम वो एक मान के गिरा रहे हैं उसी इलाके में, चाहे वो सऊदी अरब में हो, जॉर्डन में हो, इराक में हो या सीरिया में। लेकिन जब ये बच के जो ईरान के एयर स्पेस पर जब जाते हैं तो ये मल्टीपल वॉरहेड्स हो जाते हैं, और कुछ में क्लस्टर बॉम्ब्स भी हैं कि वो जाके इतना तवील एरिया में फैलते हैं कि विस्फोट होते हैं, छोटे छोटे विस्फोट, और उसमें काफी लोग जख्मी होते हैं और काफी नुकसान भी होता है। तो ये इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी, कि ये छुपा हुआ रुस्तुम जिसको बोलते हैं। तो एक मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स, हालांकि उसका क्षमता कम है, लेकिन फिर भी वो काफी नुकसान पहुंचाते हैं, और ये पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि इवेट कर रहे हैं, बच रहे हैं इन पूरा 5 लेयर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। तो अब ईरान के पास और भी कुछ है मिसाइल, वो बताना नहीं चाहता है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी जो 25-30 साल से डेवलप कर रहे हैं, अब अच्छी तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल के पास इसके पास कोई जवाब नहीं है, और वो बेचैन है, परेशान है, और वो किसी भी तरह इसको रुकवाना चाहते हैं। जी जी, मैं आता हूं सर आपके पास में, और सलीम साहब के पास आता हूं, डॉक्टर सलीम। अच्छा, इस बीच में हाँ, मैंने जितेंद्र सिंह सोढी साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, पहली बार जुड़े हैं। सत श्री अकाल सोढी साहब, बहुत बहुत आभार आपका, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और डॉक्टर सलीम साहब, आपको बुलाता हूं मैं, और सीधा सा सवाल है कि नेतन्याहू ने हिटलर कहा है, रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि वो हिटलर है, खामेनी, अयतुल्ला खामेनी। अगर वो हिटलर है तब फिर नेतन्याहू क्या है? देखिए, जब कोई आदमी हारने लगता है तो गाली गलौज करता है, और अभी अर्दवान ने जो कल अपना भाषण दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि नेतन्याहू तो हिटलर से बहुत आगे चले गए हैं, हिटलर जो है उनके सामने कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये तो एक मामूली बयानबाजी है,
मैं समझता हूँ आज के जो अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनमें एक तो ये है कि आज अल जज़ीरा पे आईएईए के जो प्रेसिडेंट है राफेल ग्रोसी, उनका एक इंटरव्यू आया है जो इस पूरे मामले का गेम चेंजर है। वो पूरी दुनिया के आईएईए सबकी एजेंसी है, वो अमेरिका में बैठते हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है अपने इंटरव्यू में, उसके बाद इस दुनिया में जो डिस्कशन है इस जंग के ताल्लुक से वो बिल्कुल बदल जाएगा। पूरा जो इसका वो है बयानिया है, जो जिस लेवल पे बात हो रही है वो सब कुछ बदलने वाली है। दूसरी चीज रशिया का जो एंगल है कि रशिया ने कहा कि वहाँ हमारे आदमी हैं। अब कहीं के बारे में भी वो ये कह सकता है कि वहाँ हमारे आदमी काम कर रहे थे और हमने उसके बदले आपके ऊपर हमला कर दिया। तो रशिया एक बहाना, एक जवाब, एक जस्टिफिकेशन ढूंढ रहा है अमेरिका के ऊपर हमला करने का। लेकिन इन दोनों से हट के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जो पाशा साहब बता रहे थे कि पहला बड़ा हमला तो इसराइल ने किया, उसके बाद में जब ईरान ने हमला किया तो पता चला कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर था वही खत्म। उसके बाद पता चला कि जो रक्षा मंत्रालय है वो खत्म। अब पता चला आज की जो खबर है वो ये कि स्टॉक एक्सचेंज है वो खत्म। और अब ये खबर भी आ रही है कि इसराइल के पास 10-12 दिन का हथियार है। अगर नई खेप नहीं आती है, नई कुमुक जो है वो अमेरिका से नहीं आती है, तो इसराइल 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब उसके पास लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। ये जब मैं खबरें देख रहा था शाम से, तो मुझको एक बचपन की कहानी याद आ गई। आप सबने सुनी होगी खरगोश की और कछुए की। तो बहरहाल खरगोश ने ही चैलेंज किया कछुए को कि भाई चलो हम लेस लगाते हैं, इसलिए कि उसको बड़ा गुरूर था कि ये क्या मेरा मेरा जो है वो मेरा मुकाबला कर सकेगा। अब जब रेस शुरू हुई तो वो छलांग मारते हुए जा रहा था, तो उसमें मैं थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ। उसको जो है एक पेड़ के नीचे भेड़िया मिला, उसका पुराना दोस्त। उसने कहा यार तुम्हारी सांस फूल रही है, क्यों तुम इतने भाग रहे हो, तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, कछुआ तो बहुत पीछे है, तो तुम जरा दम ले लो, आराम कर लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना। तो उसकी समझ में हाँ यार बिला वजह मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अब वो जो है वो सोने लगा, अपना लेट गया, तो उसने उसको भेड़िए ने उसको थपक के सुला दिया और उसके बाद अपना शिकार करने निकल गया। अब पुरानी कहानी ये कहती है कि कछुआ आहिस्ता आहिस्ता पीछे से आया और उसने देखा कि खरगोश सो रहा है, तो उसने सोचा है अच्छा है इसको सोने दो, अगर ये जाग जाएगा तो फिर हमारे आगे बढ़ जाएगा और रेस जीत जाएगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसने रेस जीत लिया। अब कलयुग का जो कछुआ है वो पुराना वाला कछुआ नहीं है। उसने सोचा कि यार ये तेजी से भाग तो सकता है, लेकिन मेरे पास डंक है और मैं इसका इस्तेमाल कभी नहीं करता हूं। तो उसने कहा कि अगर मैं खरगोश को डंक मार दूं तो न ये भाग सकेगा और न जीत सकेगा, बल्कि चैलेंज भी नहीं कर सकेगा। तो वो करीब आया और उसने उसके कान में एक डंक मार दिया। वो एक कान की तरफ पलटा, मोसाद का हेडक्वार्टर, तो उसके पैर में डंक मार दिया। तो पता चला रक्षा मंत्रालय पंचर हो गया। फिर वो उसकी तरफ झपटा तो पता चला कि उसकी पेशानी पे डंक मार दिया, स्टॉक एक्सचेंज पे डंक मार दिया। तो अब जो है वो खरगोश की जो हालत कछुआ कर रहा है कि वो जिंदगी में कभी उसको चैलेंज नहीं कर सके, कभी उससे रेस नहीं लगा सके, कभी उससे जीत नहीं सके। ये हालत है आज की खबरों की। आज जब इसराइल ने कहा कि भाई हमारे हॉस्पिटल पे बमबारी हो गई, तो किसी ने उससे हमदर्दी नहीं की कि यार बहुत गलत किया ईरान ने। ईरान ने कहा कि नहीं नहीं हमने अस्पताल पे नहीं डाला। लेकिन जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि भाई आप गाजा को भूल गए, जहां आपने एक भी हॉस्पिटल को नहीं छोड़ा। तो आप देखिए कि इंसान के कर्मों का फल, जिसको बोलते हैं ना आप
कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये किस तरह से इंसान के सामने आ जाती। अगर इन्होंने गजा में ये नहीं किया होता तो लोग आज इनसे हमदर्दी करते, लेकिन आज इनका कोई हमदर्द जो है वो इस दुनिया में मौजूद नहीं। अब जो इंटरव्यू की बात मैं कर रहा था उसके बारे में चंद बातें मैं कहना चाहता हूं। राफेल ग्रोसी जो है वो IAEA के प्रेसिडेंट है और उनकी बात को कोई ठुकरा नहीं सकता। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि 1980 के बाद इस बात के संकेत मिले थे, इस बात के प्रूफ मिले थे कि ईरान जो है वो बम बनाने की कोशिश कर रहा है और ये सिलसिला 2004 तक चला। लेकिन 2009 के बाद उन्होंने कहा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमको ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि ईरान जो है वो एटम बम बना रहा है। ये बात IAEA का प्रेसिडेंट बोल रहा है, रशिया नहीं बोल रहा है, चाइना नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान या हूथी नहीं बोल रहे हैं। IAEA के चेयरमैन की बात नहीं बोल सकते। पहले जमाने में यह था कि सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो यूरोप और अमेरिका के पास था। वो लोग जिसका इंटरव्यू चाहते थे लेते थे, जिसका इंटरव्यू नहीं चाहते थे नहीं लेते थे, और जिसके इंटरव्यू में अपने खिलाफ कोई बात होती थी वो इंटरव्यू जो है वो एयर नहीं होता था। अब जमाना बदल गया है, अब अल जजीरा आ गया है, बहुत सारे सोशल मीडिया के चैनल आ गए, जैसे आपका सोशल मीडिया का चैनल है। तो पहले जिस तरह से ये लोग झूठ को फैलाते थे और सच्चाई को छुपाते थे, अब ये मुमकिन नहीं है। इराक की जब जंग खत्म हो गई तब जाके जूनियर बुश ने ये कहा कि हमको जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली थी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की वो गलत थी, इसलिए हमसे गलती हो गई और हमने इराक को तबाह कर दिया। लेकिन ये खबर इतनी देर से आई कि उसका आना नहीं आना और उसके ऊपर सॉरी बोलना और नहीं बोलना बराबर हो गया था। लेकिन अब आप ये देखिए कि जंग के 6ठे दिन ये खबर आ गई, 7वें दिन ये खबर आ गई कि G7 का ये दावा झूठा है कि वो बम बना रहा है, उसको रोकना चाहिए। अमेरिका का ये दावा झूठा है कि ईरान बम बना रहा है, उसको रोकना चाहिए। और इस्राइल का भी ये दावा झूठा है कि ईरान बम बना रहा है, उसको रोकना चाहिए। इस लिहाज से अगर आप देखें तो इस जंग को शुरू करके इस्राइल ने एक वार क्राइम किया है और नेतन्याहू इससे पहले भी वार क्रिमिनल जो है वो वर्ल्ड जो अदालत है, आलमी अदालत, विश्व अदालत, उसके अंदर उसके खिलाफ वारंट निकला हुआ है और अब ये दूसरा वारंट इसके खिलाफ निकलेगा। ये एक वार क्रिमिनल है जिसने के अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए न केवल ईरान, न केवल गाजा, बल्कि खुद इस्राइल के लोगों को जो है वो खतरे में डाल दिया, उनको बंकर में रहने पर मजबूर कर दिया। तो ये बहुत ही चिंताजनक सूरत हाल है जोशी साहब। उसके बाद एक जो रशिया वाला है वो बाद में मौका मिला तो उस पर